नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम में हम चुनाव पर चर्चा लगातार करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव की बिल्कुल हम लोग दहलीज पर हैं और मार्च में ऐसे खबरें हैं कि दूसरे सप्ताह में अनाउंस भी हो सकता है जो डेट ऑफ जो पोलिंग्स है। तो सर, अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि देश में दो कोनों के बीच मुकाबला होगा। एक और जहां इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए है। सीटों के लिहाज से, बंटवारे के लिहाज से, गठबंधन के लिहाज से कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जितनी चर्चाएं थी कि आपस में बैठ नहीं सकते हैं, आपस में बन नहीं सकती है, उसको इन लोगों ने दूर करने की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया, आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन हो गया। पंजाब का पहले ही दोनों ने क्लियर कर दिया था कि वहां हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। बातचीत कितनी प्रगति पर है, ये इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एनडीए, ऐसा लग रहा था कि भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है। भाजपा जनवरी के लास्ट में ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा का ऐलान कर सकती है, घोषणा कर सकती है। लेकिन बिहार जहां गठबंधन है उसका, उत्तर प्रदेश जहां छोटे दलों से गठबंधन है और नई एंट्री जो हुई है जयंत चौधरी की, और महाराष्ट्र, वहां भी महाराष्ट्र में पेच फंस सकता है क्योंकि वहां भी 3 दल है। वही 3 दल उधर दूसरी तरफ है, कांग्रेस को छोड़ दे तो सर, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है मनोवैज्ञानिक तौर पर? और क्या वजह है कि एनडीए और खास करके भाजपा फिलहाल बंटवारे को लेकर, या जो कहा जा रहा था कि उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है जल्द ही, उन सब चीजों पर खामोश है? अभी तो खबरें भी नहीं आ रही है कि कोई बैठक हो रही है सीईसी की। देखिए, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन को बचाने के प्रयास जो थे वो कुछ-कुछ रंग लाते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी से भी बातचीत। जी। तो इसमें आपने जो प्रश्न है उसके 2-3 उसके भाग हैं, तो उसको हाँ, भाग वाइज ही हम लंबा करते प्रश्न हो हैं। गया जी, है। तो पहला अगर हम बात करें इंडिया का। गठबंधन की बात कर लें, तो इंडिया गठबंधन में अगर हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको बचाने के जो प्रयास हुए थे वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जो इस गठबंधन का स्वरूप 3-4 महीने पहले दिख रहा था, वो स्वरूप अब नहीं है, क्योंकि इसके मुख्य आधार नीतीश कुमार जा चुके हैं, आरएलडी जा चुकी है, ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हम अपने पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर और जम्मू कश्मीर से भी चुनाव संकेत लड़ेंगे। आ गए हैं जम्मू कि कश्मीर से अलग-अलग भी संकेत आ पीडीपी गए और हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी लड़ेगी। जी, तो एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये कि वो इसका वो स्वरूप नहीं है जो हम 3-4 महीने पहले देख रहे थे। दूसरा, ये जो इंडिया गठबंधन बचा है, इसमें हमको ये नहीं देखना चाहिए कि ये किसी एक कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है इसमें बचाने के लिए, या राहुल गांधी के प्रयास या प्रियंका गांधी के प्रयास रंग लाए हैं। अब आप देखिए कि उस समय 3 महीने पहले जो एक संदेश था, संकेत था, जो साफ दिख रहा था, वो ये था कि कांग्रेस एक बड़ा दल है जिसके साथ बहुत सारे दल, छोटे दल उसके साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल। आज जो संदेश है वो संदेश दूसरा संदेश है। आज जो संदेश आ रहा है वो ये संदेश है कि एक छोटे दल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ी। एक छोटे दल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी और 3 ले भी ली। हाँ, और ले भी गुजरात ली। में 2 तो और 1 यहाँ पर हरियाणा आप में। देखिए कि जो दाता है वो कांग्रेस नहीं है, है ना? कांग्रेस को दान में मिल रही है। कुर्बानी तो उसने दिया ना। वो तो कहती थी कि हमें कुर्बानी देना पड़े हम देंगे। जी। तो लेकिन देखिए, राजनीति में कुर्बानी जो होती है वो दी नहीं जाती, ली जाती है ना? कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो ये मैसेज आ रहा है कि एक बहुत बड़ा दल क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है और क्षेत्रीय दल उसको कोई 3 सीट दे रहा है, कोई 4 सीट दे रहा है, कोई कह रहा है भाई हम कुछ भी नहीं देंगे, तो वो ठीक है, नहीं देंगे तो हम अब सब पे लड़ लेंगे। अच्छा, सब पे लड़ने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस एक जहां पर एक बड़ी भूमिका में थी, बड़े भाई की भूमिका में थी, अभी वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर एक पार्टी नजर आ रही है और ये उसकी मजबूरी भी है, दिख रही है। और मजबूरी को आप जरा समझिए, आप देखिए कि अभी जैसे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़के, कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से जो सत्ता थी
उससे कांग्रेस को बाहर कर दिया, दिल्ली की सत्ता छीन ली, फिर पंजाब की सत्ता छीन ली। आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने कि अपने चमत्कारिक प्रदर्शन से गुजरात में कांग्रेस को अब तक के सबसे निराशाजनक प्रदर्शन तक पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी ने गोवा में और हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और अब आप देखिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसके बाद पहले क्षेत्रीय पार्टी थी। तो ये एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है, और अगर हम वैसे देखें कि अब राष्ट्रीय दल है, तो एकमात्र ऐसा सबसे नया राष्ट्रीय दल है जिसने देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय दल को नुकसान पहुंचाया, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। तो जिसने सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया उसके साथ आप समझौता कर रहे हैं। तो ये समझौता भी आप देखिए कि एक समझौता आपने कर लिया कि हम दिल्ली में तो मिलकर लड़ेंगे लेकिन पंजाब में नहीं मिलकर लड़ेंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में वामपंथी और केरल वामपंथी और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं और केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो और आप सिर्फ भारत का ही नहीं, आप पूरी दुनिया का अगर राजनीतिक जो वहाँ चुनावों में प्रदर्शन रहा है, जो गठबंधनों का स्वरूप रहा है, उसको आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा कोई प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ है कि एक राज्य में लड़ाई दूसरे में सगाई, है ना। तो ये कभी सफल नहीं होता क्योंकि जनता जानती है कि ये जो उस राज्य में अगर आपका गठबंधन है तो वो कोई विचारधारा का, सिद्धांतों का गठबंधन नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है। यहाँ पर आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वहां पर आप एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तो जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। नेताओं के बीच गठबंधन हो गया है, कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं दिल्ली में, उनका अगर हम कहें तो कि हक छीना है कांग्रेस ने। अगर वो 7 सीटों पे लड़ती है तो 7 पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका मिलता। जो 4 सीटें उन्होंने आम आदमी पार्टी को दे दी हैं, उन 4 सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो काफी समय से मेहनत कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग 5 साल तक मेहनत करते हैं, कोई बरसों तक से मेहनत कर रहा होगा, उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने किस तरीके से घुटने टेके हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है उसके ये गठबंधन। और इसका उदाहरण भी मैं बता देता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अजय राय जी बलिया सीट चाहते थे, लेकिन बलिया सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया जी। अजय राय को कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से बनारस से चुनाव लड़ेंगे। अब वो कितना जीतेंगे वो वक्त बताएगा। वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, फारुखाबाद चाहते थे, अखिलेश यादव ने नहीं दिया। कांग्रेस को इतनी बड़े नेता के लिए कहीं ना कहीं मान मनोबल वाली भी स्थिति नहीं रखी उसने। प्रियंका गांधी व्यक्तिगत तौर पर मुरादाबाद पसंद कर रही थी, नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, और बावजूद इसके गठबंधन हुआ। संदीप दीक्षित, कल तक जो खबरें थी कि संदीप दीक्षित के लिए पूर्वी दिल्ली छूट रहा है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब पूर्वी जो उत्तर पूर्व दिल्ली है वहां वो कांग्रेस के खाते में गई। तो कांग्रेस कहां कॉम्प्रोमाइज कर रही है। भरूच सीट अहमद पटेल के परिवार का वो गढ़ रहा है, अहमद पटेल की राजनीतिक विरासत हो रही है, और वो सीट कांग्रेस नहीं छुड़वा पाई आम आदमी पार्टी से। जी बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने हितों की तिलांजलि दी है, अपने हितों पर, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपने कार्यकर्ताओं का जो मन था उसको मार दिया है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और देखिए, आप इस गठबंधन से भी अगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों को देखें तो ये गठबंधन होने के बावजूद भी आप जीत नहीं सकते। यही एक इस समय का राजनीतिक परिदृश्य की सच्चाई यही है। तो आपको अगर जीत नहीं सकते, ये बात आपको पता है गठबंधन करके भी, तो आपको जाके लड़ना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए था, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहिए था, अपना दमखम दिखाना चाहिए था। तो ये गठबंधन करके आपने दिखा दिया है कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि दोनों पार्टियां मिलीभगत से काम कर रही हैं, तो वो आरोप को बल मिलता है। आप यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़कर राजनीति में आए। वो जिन राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। वो राजनीति को बदलने आए थे लेकिन खुद बदल गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस के कसम समर्थन नहीं लूंगा, है ना। लेकिन वो जब पहली बार जीते तो उन्होंने पहली जो सरकार बनाई वो कांग्रेस के समर्थन से बनाई। उसके बाद 49 दिन के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद दिल्ली की जनता से माफी मांगी थी और कहा था कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और ये देखिए जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इसकी एक और बड़ी मिसाल है कि आप देखिए कि छोटे से छोटे नेता का बयान हो, बड़े नेता का बयान हो, किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसका लाइव प्रसारण ये लोग अपने सोशल मीडिया मंचों पर जरूर करते हैं। मैं हैरान
नुकसान था इस बात का कि इतने बड़े गठबंधन की बात हो रही है, इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, ना कांग्रेस ने उस पीसी को अपने ट्विटर हैंडल पे लाइव किया या ना ही आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये और आप देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, चाहे आप दिल्ली में गठबंधन देख लीजिए, बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा गया, प्रदेश के वो नेता उन नेताओं ने किया है जिनका कोई अपना आधार नहीं है। जी, तो ये दिखाता है ना कि जो बड़े नेता है ना, वो ठीक है कि एक मंच पर सारे के सारे फोटो खिंचा रहे, ग्रुप फोटो में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 की, 3 की, 4 की जब फोटोग्राफ की बात आती है तो दिक्कत है ना, कि इसका फायदा उसको ना मिल जाए। तो जब मनमुटाव वहां पर है तो नीचे तक वो संदेश जाता है, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, हम यही कह रहे हैं। दूसरा, आपने जो कहा कि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है, तो देखिए मनोवैज्ञानिक बढ़त अभी ये हासिल कर रहे हैं ये कि ठीक है, हमने सीटों का समझौता कर लिया, ये 2 राज्य अभी आए हैं, ठीक है, 2 राज्य में सीटों का समझौता हो गया, हम इस पे लड़ेंगे, आप उस पे लड़िए। लेकिन एनडीए में जो सीटों का समझौता है वो कमोबेश कोई इतना बड़ा उसमें विवाद नहीं है, क्योंकि जो सीटें पहले से लड़ते आए हैं साथी दल, वो उन पे ही लड़ेंगे, बीजेपी अपनी भी लड़ेगी। उम्मीदवारों में को जरूर लेके कुछ चीजें चल रही हैं अभी, और अभी एक बहुत बड़ा दल बदल का एक फेज और आना है, तो उसका भी एक इंतजार चल रहा है कि कौन कौन और लोग बीजेपी में शामिल होते हैं दूसरे दलों से, फिर उनको कहां से लड़ाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर आप देखिए कि एनडीए के किसी सहयोगी ने नहीं कहा है। हाँ, यही तो आश्चर्य है कि आप देखिए, इंडिया गठबंधन, जब तक जदयू इंडिया गठबंधन में थी, हर रोज वो कहते थे कि 17 पे मेरा है जी, बाकी जो 23 सीट है वो देख लीजिए जी। लेकिन अब वो जदयू, खबरें भी लगातार चल रही है कि भाजपा उनको 12 से 15 सीटों के बीच दे रही है जी, लेकिन एक बार भी जदयू के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि हमें 17 ही चाहिए, 17 तो हमारे पास है। जी, क्योंकि उसमें आप देखिए ना कि जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे एनडीए को जिताने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 370 बीजेपी की और एनडीए 400 पार, तो 370 अपनी रख रहे हैं और 400 में वो कर रहे हैं, तो 30 मिलनी है। जब सबको पता है 30 में ही हमारा गुजारा होना है, तो उसमें लड़ने का कोई फायदा नहीं। आपने कहा कि बीजेपी में कोई हलचल नहीं दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में आज भी अगर हम बात करें तो जो प्रभारियों की बैठक, सह प्रभारियों की बैठक, प्रदेश के नेताओं की बैठक अलग अलग प्रदेशों में चल रही है, और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाकर बैठ के करें। तो बीजेपी को उम्मीदवार कैसे देने हैं, वो एक अलग जो लोग हैं उनको डिसाइड करना है। फिलहाल पूरी की पूरी जो बीजेपी की मशीनरी है वो संगठनात्मक, और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, उसमें हर बूथ से 370 वोट एक्स्ट्रा लेके आने हैं पिछली बार के मुकाबले, उस दिशा में काम हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल थी कि बीजेपी ने 2 दिन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक करी है, पूरी पार्टी को एक तरह से ऊर्जावान कर दिया है। और देखना होगा कि जो 370 हर बूथ से जो अलग और एक्स्ट्रा वोट लाने की उन्होंने बात कही, क्या उसमें सफल हो पाते हैं, नहीं। लेकिन पार्टी में संगठनात्मक बैठकें और बड़े बड़े निर्णय जो राज्य सरकारों की ओर से लिए जा रहे हैं, कोई विवाद नहीं रहे। अब देखिए, किसान जो आंदोलन खड़ा किया गया था उसमें भी वो जो शुरुआत में जो उद्वेलित थे, अब वो उनके उसमें कमी आई है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो भी अब शांत हो गए। तो ये बहुत सारा डैमेज कंट्रोल जो चीजें हैं, जो लोगों को समझाना, आंदोलन कोई खड़ा नहीं, वो सब चीजें, उस पर बहुत दिशा में काम चल रहा है। और सरकार को पता है कि अभी हमने 2 चीज सुलटाई है और अभी 5-6 चीज और नई खड़ी हो सकती हैं, तो उस बहुत सारे दिशाओं में काम चल रहा है। तो हमको देखना होगा कि बीजेपी का जो जोश है वो हाई है, और वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगले 100 दिन हमको कड़ा परिश्रम करना, बैठना नहीं है। तो वो खुद भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी करवा रहे हैं। तो हमको हो सकता है कि वो टीवी पर नहीं दिखें, या हो सकता है हमको सोशल मीडिया पर नहीं दिखें, लेकिन वो ग्राउंड पर लगे हुए हैं। तो और जो ग्राउंड पर लगेगा वही जीतेगा, ये एक आज का सत्य है। बिल्कुल जी। और ग्राउंड की आपने बात की, तो एक ग्राउंड बंगाल में भी तैयार किया जा रहा है जी। उसमें कितनी सच्चाई है, संदेश खाली में क्या हुआ है, ये वाकई जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि इस पर कोई भी, किसी भी दल की सरकार हो या कोई भी हो, उसको जांच में समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन संदेश खाली का जो राजनीतिक परिदृश्य है, कांग्रेस भी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है, लेफ्ट भी हमलावर है, भाजपा तो है ही, जमीनी लड़ाई चल रही है। आप ममता बनर्जी की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें संदेश खाली का कितना इम्पैक्ट खास करके बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में होगा, जो कि उड़ीसा भी है और खास करके झारखंड भी है। तो आप पूरे के पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा का पूरा मामला एक तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को इस पीड़ा से गुजरना पड़ा,
और जिस तरह से दबंगों ने वहाँ पर खास तौर पर हिंदू महिलाओं के साथ यौनाचार किया, अत्याचार किया, उनका सम्मान को ठेस पहुँचाई, उनकी ज़मीन जायदाद छीनी, उनको एक तरह से गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया, तो ये प्रशासन पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। ममता दीदी ने माँ माटी मानुष की बात की थी, तो वो जो उनका सिद्धांत था उस पर भी सवाल उठता है कि ना माँ की रक्षा हुई, ना माटी की, ना मानुष की, तो सरकार कर क्या रही है? इतने समय तक लोग प्रताड़ित होते रहे और सरकार ने कुछ किया नहीं। अब आप देखिए कि बहुत सारे नेता वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है। जाना पड़ रहा है। वो उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, अपनी व्यथा नहीं बता पा रही हैं, महिलाएं रो रही हैं। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष वहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि सारी महिलाएं रोते-रोते बता रही थी सब चीज़ें। गवर्नर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, मैं उनको बोल नहीं सकता हूँ। तो यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर महिलाओं को अमानवीय त्रासदी झेलनी पड़ी है। ये एक विकट समस्या है और खास तौर पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों ने इस मुद्दे पर से आंखें फेरी। मैं हैरान था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को गाजा की चिंता है, लेकिन संदेश खाली की चिंता नहीं। गाजा हजारों किलोमीटर दूर है, यहाँ से संदेश खाली 20 से 25 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन आप वहाँ नहीं गई और पार्टियों के नेता गए। आपने वहाँ पर मानवता की बात करी, न्याय की बात करी, मर्यादा की बात करी। गाजा में क्या जो मानवता है, न्याय है, मर्यादा है, संदेश खाली की महिलाओं के लिए वो शब्द नहीं लागू होते। तो ये दिखाता है कि दोहरा रवैया है। ममता बनर्जी, चलिए आपको संदेश खाली नहीं जाना था, आपने ममता बनर्जी को एक बार फोन कर दिया होता। आप जब हाथरस या उन्नाव की घटना थी, हालांकि वो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी, लेकिन तब आपने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आपने हंगामा किया। आज आपके पास समय नहीं है कि मैं संदेश खाली की महिलाओं की व्यथा जान सकूं या सीएम को कुछ बोल सकूं, या उनके भाई तो न्याय यात्रा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने अब तक संदेश खाली की महिलाओं के लिए न्याय की मांग क्यों नहीं की है? वो तो बंगाल भी गए थे, वो चाहते तो वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के दो तीन दौरे लगातार होने वाले हैं और उस जिले में भी होना है जो बारासात जिला है, जहां पर 25 किलोमीटर दूर वैसे प्लान है कि 25 किलोमीटर दूर जो संदेश खाली है वहां से उनकी रैली होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अचानक वहां जा सकते हैं। जी, हो सकता है। और दूसरा देखिए, बीजेपी वहां पर जो उनके साथ खड़ी हुई है पीड़ितों के साथ, और इससे पहले भी हमने देखा था जब राजनीतिक हिंसा हुई थी तो बीजेपी ने जब उनका साथ दिया। और अब आपने संदेश खाली में शुक्रवार को देखा होगा कि लोगों ने प्रदर्शन किया, जो शाहजहां शेख है उसके भाई की संपत्तियों में आग भी लगाई। तो ये लोगों में क्यों जोश आया, क्यों उनमें हिम्मत आई? क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा दिख रहा है, तो ये तब हिम्मत आती है उनमें। तो और ये जो हिम्मत है ना, ये बंगाल से हमारे पास जो रिपोर्टें हैं, ये बंगाल में बहुत से लोगों को आ रही हैं जो हिंसा के पीड़ित हैं, जो कटमनी से प्रताड़ित हैं, जो दबंगई से या जो एक वर्ग के द्वारा किए जा रहे जुल्मों से प्रताड़ित हैं, उनमें अब हिम्मत आ रही है। और ये जो हिम्मत है ना, ये बंगाल में क्रांति लाएगी। हमारी बहुत सारी मैंने रिपोर्टें भी देखी हैं, जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती है, यहाँ तक कि तृणमूल के सांसदों से भी मेरी बातचीत हुई थी। मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है ना, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, पिछली बार भी बंगाल ने चौंकाया था, बंगाल इस बार भी चौंकाएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली बार की टैली से आगे जाने वाली है। ये बात सिर्फ मैं कोई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ पे ग्राउंड पर भी लोगों से बातचीत होती है। मेरी तृणमूल कांग्रेस के लोगों से भी बातचीत हुई है। बंगाल में एक बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आने वाले हैं, क्योंकि वहां के लोगों को अब हिम्मत आ रही है। और देखिए 10-12 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी एक फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ता है जब, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब वहां पर दो प्रमुख पार्टियां, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, मुख्य विपक्षी बीजेपी। तो जब सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट पड़ता है तो वो मुख्य विपक्षी को जाता है। तो तृणमूल का 12 साल का शासन है, ठीक है, ममता जी लोकप्रिय नेता है, उनका भी तृणमूल का भी काडर है, लेकिन 10-12 साल का जो शासन है, थोड़ा सा उसके प्रति नाराजगी होती है। वो नाराजगी दिख रही है ग्राउंड पर, उसका फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। और अगर वो इसको अपनी टैली पिछली 18 से आगे बढ़ते हैं तो यकीनन विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा खतरा बन के उभरेगी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के लिए। देखना होगा कि क्या अब राजनीति में तो खैर कौन जीतता है कौन हारता है वो एक अलग विषय है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और इस न्याय के लिए जो सभी पार्टियां हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ संदेश खाली नहीं, कहीं भी हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, उन्नाव की हो, हाथरस की हो, कहीं की भी घटना हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और अगर कोई सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो ये इसमें दोहरा रवैया नहीं दिखाना चाहिए। गाजा की महिलाएं, देखिए क्या संदेश क्या दिया जा रहा है। यहाँ भी देखिए राजनीति
गाजा की महिलाएं क्योंकि एक दूसरे धर्म से हैं, हम उनकी बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक प्रसन्न होगा, तुष्टीकरण की जो हमारी राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। लेकिन संदेश खाली में जो हो रहा है उस वो महिलाएं क्योंकि हिंदू हैं, हम उनकी बात करेंगे तो हो सकता है हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किस पार्टी के साथ गठबंधन किया था, बिल्कुल, है ना। तो वो और उसके चलते एक भी पहली बार ऐसा हुआ था आजादी के बाद कि एक भी विधायक उनका चुनकर नहीं आया था, हालांकि बाद में उपचुनाव में जीतकर आया था, लेकिन वो भी टीएमसी में शामिल हो गया। तो ये दिखाता है कि आप राजनीति करिए, लेकिन मानवता की अगर बात कर रहे हैं तो उस मानवता की शब्द की जो व्याख्या है उसके दो तरह से व्याख्या मत करिए। सबसे बड़ी बात है कि देश में आपके महिलाओं के खिलाफ इतनी बड़ी त्रासदी की खबर आ रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, और आपने गाजा की बात कर दी, आपको उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपने वहां की बात कर दी और यहाँ की बात नहीं की। बात वही होगी ना कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना, वो जो कहते हैं। लेकिन सर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, और उत्तर प्रदेश सर देखा जाए तो राजनीति के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और बहुत दिनों के बाद कोई राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र रहा है। पूरे सप्ताह में आप देख लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, उसकी वजह से भी जो राजनीति हुई उसकी वजह से उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा, चाहे राहुल गांधी की रैली हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसकी वजह से चर्चा में रहा, सपा कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर चर्चा में रहा, नशेड़ी को लेकर भी चर्चा में रहा, ओबीसी को लेकर भी चर्चा में रहा, और इधर सुन मीडिया वाले तुम्हारे मालिक क्या है, उसकी वजह से भी चर्चा में रहा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति इस सप्ताह ओवरऑल आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा जो राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ने, अगर हम खाली क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश सेंट्रिक की आपका, तो अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7-8-10 वर्षों में लगातार उत्तर दिया है। और दूसरा क्या है कि जाति भावना से थोड़ा सा बाहर निकलता दिखा है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल को छोड़ दें हम, तो बहुत सा इलाका जाति से आगे बढ़कर विकास के लिए वोट करता है, या उस सोच से निकलकर बाहर निकलता दिखा है। लेकिन राहुल गांधी फिर से वहीं, आप ओबीसी हैं, आपके मालिक कौन है, क्या आपका मालिक दलित है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 200 अमीर लोगों में एक भी ओबीसी नहीं है। ये अमीर कब बने, राहुल गांधी को बताना चाहिए। जी। तो ये आपको दिखाता है कि एक तो जाति भावना में आप बात कर रहे हैं जोड़ने की कि मैं जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूं, लेकिन आप तो तोड़ो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, वो आपका हक मार रहा है, तो आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। भैया, आप जोड़ने का काम कह के निकले हैं। बात आपको पार्टी ने आपको बोला है कि आप जोड़िए जाके, लेकिन आप तो तोड़ रहे हैं। तो आप जो समाज जुड़ रहा है, और जब आप देखिए कि ये लोगों के बीच से भावना खत्म हो रही है कि ये कौन दलित है, कौन ओबीसी, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो आप उसमें क्यों वो भावना लाना चाहते हैं? सबसे बड़ी जाति हिंदुस्तानी है, सारे हिंदुस्तानी एक हैं, इस भावना पर जोर देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी का जो नहीं सर, एक और चीज है ना सर, कितनी मतलब अजीब राजनीति है कि आज से देखा जाए तो 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री फेस बनाने वाली कांग्रेस, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनरल कास्ट के मुख्यमंत्री बनाने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ओबीसी की बात कर रही है। ये भी तो हास्यास्पद ही लग रहा है ना। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस का तो लंबे समय तक शासन रहा। कांग्रेस ने कितना इस वर्ग को आगे बढ़ाया, कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ कैसा व्यवहार किया था, जरा उसी को याद कर लें। तो ये कहने के अलग बात होती है, करके दिखाने की बात अलग होती है। तो ये दिखाना चाहिए कि आपने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। बात राहुल गांधी की आपने करी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा, 80 सीटें हैं, और बीजेपी जहां कह रही है कि हम 80 की 80 जीतेंगे, वहीं दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम उनको रोकेंगे और हम सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। देखना होगा परिणाम क्या रहेगा, लेकिन सब जोर लगा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव तिथि आएंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर ही सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो हो सकता है कि 2-3 चरण उत्तर प्रदेश में ही आए ना, तो और सब चरण में उत्तर प्रदेश में सारे चरण कवर होते हैं जी। तो उसमें सभी चरणों में मुद्दे भी अलग होंगे, क्षेत्रवार मुद्दे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें एक मुद्दा अगर आता है तो पूरे देश में छा जाता है। तो ये अभी और आगे बढ़ने दीजिए चुनाव, इसमें और सारी चीजें आएंगी। लेकिन जहां तक भर्ती परीक्षा की बात है, नशे की बात है, तो भर्ती परीक्षा में जो धांधली हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जो बच्चा है, वो छात्र जो है वो तैयारी करता है, और अगर वो पेपर लीक हो जाए तो उसको बहुत नुकसान होता है, उसकी उम्मीदों को, उसका समय बर्बाद होता है। वो दोबारा जब परीक्षा देने जाएगा
तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जो उम्र सीमा है वो उसमें बाधा नहीं आए, है ना। ये जो जितने भी दोषी पकड़े जाते हैं, इनकी जो अवैध रूप से कमाई बनाई गई संपत्ति है उसकी नीलामी करनी चाहिए, उससे जो पैसा है इन अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवा के पास नहीं होता पैसा कई बार कि वो फॉर्म तक खरीद सके, वो परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्चा उठा सके, जो फॉर्म के साथ एक फीस होती है वो जमा कर सके। तो ये अन्याय है, तो इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। और चुनाव का समय था, इसलिए शायद सरकार ने ज्यादा समय नहीं लगाया, तुरंत मांग मान ली कि ठीक है परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। और ये जो पेपर लीक के मामले देश की एक बड़ी समस्या है, हालांकि केंद्रीय कानून बन गया है, लेकिन राज्यों को भी अब उससे एक सबक लेते हुए थोड़ा सा कठोर कानून बनाना चाहिए। राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने, और उत्तर प्रदेश में उस पर एजेंडा चल रहा है। जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब शायद इन लोगों को भी आना है चुनाव लड़ने के लिए, तो हो सकता है कि अपना गतिविधियां बना रहे हैं, वहाँ पे गतिविधियां, वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। और लेकिन ये जो नशेड़ी वाला बयान दे दिया, इससे बचने की जरूरत थी। और आप ठीक है, आपने बनारस में जो बात कही है जाके, आपने सबसे पहले सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने किसको देख लिया, क्या शराब पीते हुए, वाकई में शराब पीते हुए देखा? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप बनारस में जाएंगे तो गलियों में लोग वहाँ पर शिव भक्ति में लीन है। अच्छा, भक्ति में लीन है तो भक्तों का भी एक उस आनंद का एक अलग ही स्वरूप होता है कि कोई भांग लगा कर लीन है तो कोई ध्यान लगा कर लीन है। तो आपने कहीं भांग और वो ध्यान को ही तो नहीं नशा समझ लिया, तो आपने क्या देखा है वो मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला कि मतलब बाजा बज रहा है और लोग डांस कर रहे हैं। हाँ, तो वहां तो भोले बाबा की मस्ती में भक्ति में सब लीन रहते हैं। हो सकता है किसी का बारात भी उन्होंने देख लिया हो, उन्हें पता ना हो कि इस तरीके की बारात निकलती है। जी जी जी, तो वही है कि उन्होंने देखा क्या और उसको समझा क्या। सबसे पहली बात ये है कि वो समझना पड़ेगा, उसके बाद उनके प्रश्न का, उनके जो बयान पर जवाब दिया जा सकता है। अमेठी चुनाव लड़ेंगे? देखिए अमेठी लड़ना चाहिए उनको प्रतिष्ठा वाली बात है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि शायद इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेठी से वो ना लड़के प्रियंका गांधी लड़े। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी भाई के हार का बदला लेने के वहां पर आए, तो रायबरेली ये जा सकते हैं। रायबरेली ये सकते। अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं चुनाव तक, जब तक उम्मीदवारों की सूची नहीं आती तब तक बहुत सारी चर्चाएं चलेंगी। देखना है इन चर्चाओं में कितना दम है, लेकिन ऐसे ही दमदार और चर्चाओं के बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।